अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ103 सर्टिफिकेशन का थर्ड लेक्चर, जो कि है एज्योर फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, एज्योर कोर सर्विसेज एंड एज्योर सपोर्ट। Introduction to cloud computing. Cloud computing is a model which enables on-demand access on shared pool of resources like network, compute, storage for running applications or services with minimal management effort. Cloud computing जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है या आपकी एप्लीकेशन और तमाम IT रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है विदाउट ओनिंग दी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनिमल ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज। जैसे कि अगर आपके पास डाटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस पे अवेलेबल है, सेम आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज होस्ट करवाते हैं, बिकॉज दिस विल बी मैनेज बाय लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल या कोई प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर। वहाँ पर आपको तमाम सर्विसेज अवेलेबल होती हैं ऑन डिमांड बेसिस के ऊपर, कि जिस टाइम आपको सर्विस रिक्वायर्ड है उसी टाइम आप सर्विस प्रोविज़न कर सकते हैं। आपको सिंपल मॉनिटरिंग भी नहीं करनी। अगर आप SaaS सॉल्यूशन जाते हैं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नहीं करना। अगर आप PaaS सॉल्यूशन पे जाते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन अपनी कॉन्फ़िगर करनी और स्टार्ट करना है, यूज़ करना। IaaS पे जाते हैं तो आप अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। निस्ट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, जो आपके तमाम फ्रेमवर्क, IT रिलेटेड फ्रेमवर्क और सर्विसेज और प्रोटोकॉल्स की बेस लाइन प्रोवाइड करती है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड इसके 5 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, कंप्यूटर सर्विसेज सच एज ईमेल, एप्लीकेशन, नेटवर्क और सर्वर सर्विस कैन बी provided without requiring interaction with each service provider. मीन्स आपको ऑन डिमांड बेसिस के ऊपर किसी भी टाइम आपको रिक्वायरमेंट है, आप अपनी सर्विसेज होस्ट करवा सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट फिजिकल सर्विस। फिजिकल हार्डवेयर की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको परचेज करना है। आपको जिस टाइम सर्विस रिक्वायर्ड है आप उसी टाइम सर्विस प्रोविज़न कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। फिर है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। क्लाउड कैपेबिलिटीज़ आर अवेलेबल over the network and access through standard mechanism that promote use by heterogeneous clients such as mobile phone, laptop। कहीं पे भी आप क्लाउड की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, कि किसी जगह डिपेंडेंट नहीं है कि किसी सेलेक्टेड नेटवर्क पे कनेक्ट होकर आपको करना है या किसी सेलेक्टेड डिवाइस पे है। आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, SaaS सॉल्यूशन है क्लाउड का, मोबाइल पे यूज़ कर लेते हैं। वही आप लैपटॉप पे यूज़ कर लेते हैं। आप अगर कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं, वही आप मोबाइल पे भी उसका जो है इंटरफेस ले सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वही आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी नेटवर्क पे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपकी अगर सर्विस यूरोप में होस्ट हुई भी है तो आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या UAE में बैठे हुए हैं या किसी भी रीजन में बैठे हुए हैं, आप वहाँ बैठकर होस्ट एक्सेस कर सकते हैं अपनी सर्विस को। रिसोर्स पूलिंग, द प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर pulled together to serve multiple customers with different physical and virtual resources, dynamically assigned and reassigned according to the customer demand। रिसोर्स पूलिंग जैसे कि आपको लेट्स से आपने एक VM क्रिएट करी 4 GB की, आपको उस टाइम सिर्फ 4 GB की रिक्वायरमेंट थी, आपने एक VM परचेज कर ली 4 GB की। कल को आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि उसी VM में आपको 8 GB चाहिए, तो आप जिस टाइम चाहिए उसी टाइम 8 GB बढ़वा सकते हैं। तो बैक एंड पे क्या करते हैं ये लोग? बैक एंड पे इनके पास मल्टीपल सर्वर चल रहे होते हैं, हाई एंड सर्वर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइक लेट्स से 128 GB या 256 GB रैम लगी हुई है। उस रैम का कुछ पार्ट जो भी आपको चाहिए वो असाइन कर देते हैं। इस तरह मल्टीपल सर्वर्स मिलके एक पूल बनाया हुआ होता है ना रिसोर्सेज का। लेट्स से इस तरह के 4 सर्वर लगे हुए हैं, अगर 128 के आपको लेट्स से 8 सर्वर लगे हुए हैं तो 1024 बन गए, तो उनका मिलाकर उन्होंने एक रिसोर्स पूल बना दिया। तो इस तरह से मल्टीपल रिसोर्सेज का, फिजिकल सर्विसेज का और नेटवर्क का रिसोर्स पूल बनाया जाता है, जो कि
असाइन कराया जाता है, उसमें से स्मॉल चंक्स कस्टमर्स को दे दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। फिर है रैपिड इलास्टिसिटी, कैपेबिलिटीज कैन बी इलास्टिकली प्रोविजन एंड रिलीज्ड in some cases automatically to scale rapidly outward and inward commensurate with demand। मीन्स कि आपको ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने बताया आपको ऑटो स्केलिंग का एक दफ़े लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा हम लोगों ने, कि ऑटो स्केलिंग में आपको अगर किसी भी टाइम डिमांड होती है ऑटोमेटिकली आपकी वीएम प्रोविज़न हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब आपका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती है। तो वही है इलास्टिसिटी, जिस टाइम आपको चाहिए आप मैनुअली भी बढ़वा सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको ऑटोमेटिकली आपकी वीएम की रिसोर्सेज को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है। फिर है मेजर सर्विसेज, क्लाउड सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज बाय लेवरेजिंग अ मीटरिंग कैपेबिलिटी at some level of abstraction appropriate to type of services, example storage, process, bandwidth and active use account। मीन आप मॉनिटर कर सकते हैं, कंटिन्यूस आपकी मॉनिटरिंग इनेबल होती है। लेट से अगर आप कोई पब्लिक क्लाउड लेते हैं तो उसमें आपको अलग से मॉनिटरिंग सर्विस होती है जिसमें आपकी सारी कॉस्ट मॉनिटर हो रही होती है, उसमें आपको बता रहा होता है आपने कितनी रिसोर्सेज कंज्यूम करनी है और उसके कितने चार्जेस हो गए, वो कंटिन्यूस आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप उसमें थ्रेशोल्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि सिर्फ एक लिमिट तक मेरी इतनी यूटिलाइजेशन हो, इस अमाउंट तक, एक्स अमाउंट तक यूटिलाइजेशन हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए सर्विस। लेट्स सपोज ये आपका कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि आपका कोई सर्विस ऑन रह गई और लेट्स से कोई आपने टेस्ट के लिए सर्वर बनाया था और आप बंद करना भूल गए, तो आपने अगर वो लॉक लगाया हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली वो उससे आगे जाने नहीं देगा, वो सर्विस को टर्मिनेट कर देगा। या उस पर आप अलार्म कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि लेट से 90% तक अगर यूटिलाइजेशन हो जाए तो आपको अलर्ट ट्रिगर कर दे, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। तो आप ये तमाम लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, बेसिकली क्लाउड के 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड पब्लिक। प्राइवेट आप अपना डेटा सेंटर कह सकते हैं, या आप किसी जगह पे सर्विसेज होस्ट करवाएंगे किसी प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर के पास, आपने जिसके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, Tier 3 इन्वायरमेंट बना हुआ है, मल्टीपल पावर सप्लाईज उसके पास लगी हुई है, पावर इनपुट्स है, नेटवर्क उसका बहुत हाई एंड सर्विस नेटवर्किंग हुई भी है, हाई एंड सर्वर्स लगे हुए हैं, आपने वहाँ पर अपने सर्वर होस्ट करवा दिए, वो एक प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। वो सेम आपके डाटा सेंटर जैसा होता है लेकिन वो किसी और के प्रेमिसेस पे होस्ट है, तो आप इधर अपने डाटा सेंटर को भी प्राइवेट कह सकते हैं या किसी लोकल सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर होस्ट करवा दिया तो उसमें भी आप प्राइवेट क्लाउड कह सकते हैं। फिर आता है, जैसे थर्ड में देखेंगे पहले पब्लिक। पब्लिक है एक्सटर्नल क्लाउड, जैसे आपका अमेजन हो गया, एजियोर, गूगल, अलीबाबा, ये सारे पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हैं जिनके पास हाई लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी, हाई लेवल ऑफ रिसोर्सेज और आपके पास बहुत सारी फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है। लाइक ऑटो स्केलिंग अवेलेबल है, आपके पास न्यू सर्विसेज जो आ रही हैं, लाइक लेट से आपको बिग डाटा चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए, आपको कोई एप्लीकेशन वेबसाइट क्रिएट करनी है आपको, और या कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है आपको, तमाम सर्विस ऑन डिमांड बेसिस पे अवेलेबल होती हैं पब्लिक क्लाउड पे। फिर है हाइब्रिड। हाइब्रिड आपका जो है प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को मिलाकर बनता है। लेट से आपने एक्टिव डायरेक्टरी आपकी ऑन प्रेमिसेस पे चल रही है और आपकी डेटाबेस या कोई एप्लीकेशन अमेजन या एज्योर पे होस्ट हुई है, तो आपने जो बीच में दोनों के कनेक्टिविटी बनाई है तो वो हाइब्रिड कहलाएगी। जो कनेक्टर के थ्रू आपने कनेक्टिविटी बनाई ताकि आपके यूज़र्स यहाँ से सिंक होकर क्लाउड पे सिंक हो जाए ताकि ऑथेंटिकेशन सिंगल साइन ऑन आपको मिल सके, तो वो आपको प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड के बीच में हाइब्रिड आ जाता है। तो ये 3 तरह के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं बेसिकली क्लाउड के। फिर है सर्विस मॉडल्स। पहला है जैसे SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अलाउज यूजर टू कनेक्ट टू and use cloud-based apps over the internet. Common examples are email, calendar, office tools such as O365. SaaS कॉमन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस है क्लाउड मॉडल की, क्लाउड सर्विस मॉडल की, जिसमें आपका शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जीमेल आप यूज़ कर रहे हैं, आप हॉटमेल यूज़ कर रहे हैं, वो SaaS है। SaaS एग्जाम्पल है
क्योंकि उसमें आपको कुछ चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं करनी होती, उसमें तमाम चीज़ें फिज़िकल रिसोर्सेज, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन, तमाम चीज़ें मैनेज होती हैं क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू। आपको कोई मैनेज नहीं कर, आपने सिंपल मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ यूज़ करना होता है। जैसे अगर ऐसे लेट से O365 आपने यूज़ करा हो, तो O365 में जस्ट आपको रूल्स कुछ कॉन्फ़िगर कर दें, आपको ग्रुप्स बनाने हैं और आपको सर्विस स्टार्ट कर देनी है। आपने कोई कोडिंग नहीं करनी उसके अंदर, आपने कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी। तो सैस में आपको मिनिमल एफर्ट के साथ क्लाउड सर्विस मिल जाती है। फिर है पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इज़ अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड deployment environment in the cloud with resources that enable you to deliver everything from simple cloud based apps to sophisticated cloud enabled enterprise applications. प्लेटफॉर्म एज सर्विस बेसिकली यूज़ होता है आपका एप्लीकेशन के आपकी डेवलपमेंट के लिए, या जहाँ पर आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज या ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, इट विल बी मैनेज बाय क्लाउड प्रोवाइडर। जैसे जैसे अगर आप यहाँ देखें तो आपका डाटा सेंटर जिसमें फिज़िकल लेवल की सारी लाइक मॉनिटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंक्लूडिंग योर नेटवर्किंग, योर सर्वर, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको कोई डेवलपमेंट टूल है लाइक लेट्स से डॉट नेट फ्रेमवर्क या कोई उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या इस तरह कोई भी सर्विसेज हैं, फ्रेमवर्क रिलेटेड सर्विसेज, वो आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। वो तमाम सर्विसेज मैनेज होती हैं क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू। आपने सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करनी है, कोडिंग करनी है उसके ऊपर और यूज़ करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इज़ एन इंस्टेंट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड मैनेज ओवर द इंटरनेट। आइए इसके अंदर आपको डाटा सेंटर फिजिकल नेटवर्किंग और फिजिकल लेवल ऑफ सर्वर एंड स्टोरेज जो है मैनेज होती है क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू। आपने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है और आपने यूज़ करना है। आपको एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, आपका नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, आपकी कोई भी टूल्स वगैरह, मॉनिटरिंग, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ फिज़िकल लेयर जो है इसमें मैनेज होती है क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू। और इसमें जैसे एग्जांपल है अमेज़न है, AWS है, गूगल है, ये सब इसकी एग्जांपल है। पैस में सॉरी सेल्स फोर्स है जैसे आपका, या गूगल एप्स है, ये पैस की एग्जांपल्स हैं। फिर है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखेंगे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ और क्लियर हो जाएगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स ऑन प्रेमिसेस की अगर आप बात करें, ऑन प्रेमिसेस में सारी जिम्मेदारी कस्टमर की है। आप देखें फिज़िकल सिक्योरिटी की बात करें, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेटवर्क कंट्रोल की, एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, क्लाइंट एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, डाटा क्लासिफिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये सब कस्टमर की जिम्मेदारी है। फिर सेकंड चीज़ है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें फिज़िकल सिक्योरिटी क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये शेयर्ड होता है, लाइक नेट से नेटवर्किंग आपने भी करनी है, वहाँ से फिज़िकल लेवल का उनकी ज़िम्मेदारी है, बाकी आपको खुद मैनेज करना है। नेटवर्क कंट्रोल्स अगेन होस्ट और नेटवर्किंग सेम ऑलमोस्ट सिमिलर उसमें आएगा, तो उसमें आपकी ज़िम्मेदारी है लाइक वर्चुअल नेटवर्किंग आपने कॉन्फ़िगर करनी है, रूल्स आपने कॉन्फ़िगर करके करने हैं नेटवर्क्स के, और पॉलिसीज़ आपने करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि VPN वगैरह आपने कॉन्फ़िगर करना है खुद से। और सर्विसेज एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल वो आपकी ज़िम्मेदारी है कम्प्लीटली। फिर IAM आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर फर्दर जो ऊपर तमाम सर्विसेज हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि एंड पॉइंट प्रोटेक्शन आपने करना है, डाटा आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर है थर्ड चीज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसमें उसमें फिज़िकल सिक्योरिटी, होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क कंट्रोल, ये क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल शेयर्ड होता है, जैसे कि फ्रेमवर्क वगैरह जो डालना है या उसकी सिक्योरिटी जो है, ये तमाम चीज़ें OS की सिक्योरिटी जो है, तमाम जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की है। और बाकी शेयर्ड अगर आपको कुछ इंस्टॉलेशन करनी है उसमें तो आप अपनी डाल सकते हैं उसके लिए फ्रेमवर्क वगैरह या मिडिल वेयर्स। फिर है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, वो कुछ आपकी ज़िम्मेदारी है, बाकी उनकी है। एप्लीकेशन लेवल आपने करना है, OS लेवल के ऊपर जो एक्सेस है वो क्लाउड प्रोवाइडर की ज़िम्मेदारी है। फिर अगेन क्लाइंट एंड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन आपकी ज़िम्मेदारी है, डाटा
क्लासिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी आपकी है। क्लाइंट मीन्स कि एप्लीकेशन जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आपको इंश्योर करना है कि एप्लीकेशन जो है वो उसमें कोई लूप होल नहीं रह जाता, कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू नहीं है, जैसे कि आपका बफर ओवरफ्लो टाइप के कोई, या SQL अगर चला रहे हैं तो SQL इंजेक्शन अटैक्स नहीं होने चाहिए, कुछ तरह की कोई भी सर्विस आपका अटैक्स पेनिट्रेट नहीं होने चाहिए। फिर है लास्ट में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसमें फिजिकल सिक्योरिटी, होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क कंट्रोल, एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट पार्शियल है, अगेन आपने एप्लीकेशन का मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, जैसे कोई एक्सेस दे रहे हैं, जैसे आप जीमेल भी है तो पासवर्ड आपकी जिम्मेदारी जीमेल का, लेकिन अंडर लेयर जो भी हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई दूसरी सर्विसेज चल रही हैं वो तमाम जिम्मेदारी है क्लाउड प्रोवाइडर की। फिर है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, वो भी शेयर्ड होता है, फिर आपको इंश्योर करना है कि आपका पासवर्ड लीक नहीं होना चाहिए। फिर डाटा जो भी चल रहा है, डाटा आपकी जिम्मेदारी है, जो भी डाटा आपने होस्ट करवाया हुआ है। कोई अगर ईमेल, जैसे लेट से ईमेल सर्विस ही हम एग्जांपल लें, तो ईमेल्स की जितनी भी सिक्योरिटी है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज़्योर कोर सर्विसेज, जो कि जिसमें मेजरली है पहले रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन, जो बेस लाइन है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे रीजन इज अ सेट ऑफ डाटा सेंटर्स विद इन अ लेटेंसी डिफाइंड पैरामीटर connected through a dedicated regional low latency network। रीजन्स जो हैं आपके कंटेन करते हैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के, एक अवेलेबिलिटी जोन्स में मल्टीपल डाटा सेंटर हो सकते हैं। एक रीजन्स का मुराद, जैसे एक डाटा सेंटर बना हुआ है आपके यूरोप में, एक बना हुआ है US में, एक बना हुआ है आपका UAE में, फिर एक इंडिया में जैसे, और एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स मीन हाई अवेलेबिलिटी के लिए। लेट से अगर आपने अवेलेबिलिटी जोन VM होस्ट करवाई हुई है अवेलेबिलिटी जोन्स के ऊपर, VM अवेलेबिलिटी सेट आपने बनाया है या अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर कॉन्फ़िगर की, दो VMs चल रही हैं, लेट से एक डाउन हो जाती है तो दूसरे पे चलती रहती है। सेम विद द रीजन में लेट से आपने रीजन पेयर पे कॉन्फ़िगर करा हुआ है, लेट से आपकी VM रीजन A में चल रही थी और रीजन A डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली VM आपकी रीजन B से चलती रहती है, तो ये हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। फिर है अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स आर फिजिकली सेपरेट लोकेशंस विद इन द एज़्योर रीजन। ईच अवेलेबिलिटी जोन इज मेड अप ऑफ वन और मोर डाटा सेंटर्स इक्विप्ड विद इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग एंड नेटवर्किंग। जैसे बात हुई अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं और उनकी अपनी सेपरेट रिसोर्सेज होती हैं, जैसे नेटवर्किंग सेपरेट है, पावर सेपरेट है, उसमें मॉनिटरिंग अलग है, उनकी तमाम रिसोर्सेज सेपरेट होती हैं ताकि हाई अवेलेबिलिटी मिल सके। तो सबसे पहले आता है रीजन, फिर उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी जोन। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल की आपको अवेलेबिलिटी चाहिए। आप जनरली अगर आपका अपना ऑन प्रेमिसेस पे होस्ट करवाया हुआ तो आप जनरली एक ही डाटा सेंटर के होते हैं, उस डाटा सेंटर में सर्विसेज डाउन हो जाएं तो आपकी सब जगह सर्विसेज डाउन हो जाती हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पाते अपनी सर्विसेज को, कोई अगर डिज़ास्टर हो जाता है आपके ऑन प्रेमिसेस पे। लेकिन अगर क्लाउड पे होस्ट करते हैं तो आपके ऑप्शन होता है, आप रीजन बेस के ऊपर आप हाई अवेलेबिलिटी कर रहे हैं या अवेलेबिलिटी जोन लेवल के ऊपर। अगेन प्राइस इन्वॉल्व है इसमें, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी आप ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे उसी हिसाब से आपको रिसोर्सेज की चार्ज होंगे। इसको फर्दर जब हम टेक्निकली और हैंड्स ऑन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। फिर है अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट आर वर्चुअल मशीन्स इन रिडंडेंट हार्डवेयर ग्रुप टू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंट अगेंस्ट इंडिविजुअल हार्डवेयर फेलियर। अवेलेबिलिटी सेट क्या है? लेट से आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, उसमें जब आप बनाते हैं तो ऑप्शन पूछता है आपको कि क्या इसको अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बनाना है। जब अब आप एक VM को अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बनाते हैं तो आप देखें कि लेट उसमें वो दो कॉपीज़ बनाता है। लेट से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं। मिनिमम 2 सेट्स लेट से आपने बनाई तो एक आपका एक रैक में बनाएगा, दूसरा दूसरे रैक में बनाएगा। जनरली एक डाटा सेंटर के अंदर मल्टीपल रैक्स होते हैं और उसको सेपरेट फॉल्ट डोमेन्स होते हैं। फॉल्ट डोमेन्स मीन्स एक फॉल्ट डोमेन जो है आपका, उसकी सेपरेट पावर सप्लाई है, सेपरेट नेटवर्किंग है, सेपरेट स्टोरेज है, सेपरेट सर्वर्स है। दूसरे फॉल्ट डोमेन की सेपरेट
रिसोर्सेज है। इसी तरह से तो अगर आप अवेलेबिलिटी सेट का पार्ट बनाते हैं उस वीएम को, तो वीएम दो जगह बनती है वो, फॉल्ट डोमेन 1 लेट्स से फॉल्ट डोमेन 2। तो एक अगर डाउन हो जाती है एक की पावर, तो दूसरी जगह चलती रहती है आपकी वीएम। तो ये अवेलेबिलिटी सेट होते हैं। तो ये आपको हाई अवेलेबिलिटी देते हैं विद इन द डाटा सेंटर। तो अब आप देखो आपके तीन हो गए, रीजन लेवल हो गई, फिर आपकी अवेलेबिलिटी जोन लेवल हो गई, थर्ड आती है लोएस्ट अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी रीजन के अंदर रीजन लेवल आपको अवेलेबिलिटी तय, एक रीजन डाउन दूसरे पे चलता रहेगा। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन होगा, दूसरा चलता रहेगा। अवेलेबिलिटी सेट जो है विद इन डाटा सेंटर है, लेकिन उसमें भी दो रैक पर चल रहा है आपका, एक रैक डाउन हो जाता है, दूसरा रैक पे सर्विसेज चलती रहती हैं। फिर है आपका स्केल सेट। स्केल सेट आर ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन्स and that increase and decrease capacity when needed according to set of rules. स्केल सेट लाइक योर ऑटो स्केलिंग, आपका जैसे ही वर्कलोड बढ़ता है ऑटोमेटिकली वीएम आपकी प्रोविज़न हो जाती है नई रिसोर्सेज, एडिशनल रिसोर्सेज के साथ। अगर जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है वो उसको श्रिंक डाउन कर देता है। तो ये भी आपके लिए, ये आपका बेसिकली परफॉर्मेंस में आता है। तो दो चीज़ें हैं आपकी, अवेलेबिलिटी सेट या स्केल सेट। अवेलेबिलिटी सेट आपको अगर हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, स्केल सेट कब, जब आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, अगेन दोनों में कॉस्ट इन्वॉल्व है, जितनी ज़्यादा सेट्स बनाएंगे आप उसी हिसाब से आपकी रिसोर्सेज के चार्जेस होंगे। एज्योर कंप्यूट वर्चुअल मशीन है। सबसे पहले वर्चुअल मशीन्स आर एन IaaS सर्विस अलाउंग यू टू डिप्लॉय एंड मैनेज VM इनसाइड अ वर्चुअल नेटवर्क। आप जैसे अगर आप फेमिलियर हो, ऑन प्रीमिसेस पे आप सर्वर बनाते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं VMware या Hyper-V के अंदर, इस तरह से एज्योर पे भी आप वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। है फिर है ऐप सर्विस। ऐप सर्विस इज़ अ मैनेज्ड पैस ऑफरिंग फॉर होस्टिंग वेब एप्स, मोबाइल एप्स, बैकएंड, रेस्टफुल APIs और ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। ऐप सर्विसेज जैसे कि वेब एप्स है इसकी, इसमें आप एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं आपके मोबाइल्स के लिए, जो कि आप होस्ट करवा सकते हैं फिर प्ले स्टोर के ऊपर अपने, या ऐप स्टोर के ऊपर, या आप अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो भी इसमें एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। फिर है एज्योर कुबरनेटीज सर्विस, मैनेज अ होस्टेड कुबरनेटीज सर्विस फॉर रनिंग कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। ये कंटेनर है बेसिकली कुबरनेटीज ऑर्केस्ट्रेशन। तो वो अगर आप एज्योर फंक्शन, ये सर्वरलेस है, इज़ अ मैनेज्ड फैस सर्विस, फंक्शन एज अ सर्विस। ये सर्वरलेस की टाइप है जिसके अंदर आपको कोई इसकी बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या मैनेज करने की ज़रूरत नहीं, कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज या रूल्स वगैरह। सिंपल आप एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करें, कोडिंग करें और स्टार्ट करें यूज़ करना। फिर है एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस, offer the fastest and simplest way to run a container in Azure without having to provision any virtual machine and without having to adopt a higher level service। ये Azure की अपनी कंटेनर सर्विस है। जैसे कुबरनेटीज़ है या डॉकर का आपने नाम सुना हो, तो वो सारी कंटेनर सर्विसेज हैं। तो ये Azure कंटेनर सर्विस Azure की अपनी प्रोप्राइटरी कंटेनर सर्विस है, जिसमें आप होस्ट करवा सकते हैं सर्विसेज को। अच्छा, कंटेनर और वर्चुअल मशीन्स का डिफरेंस जानना भी ज़रूरी है। वर्चुअल मशीन्स में आपको कंप्लीट वर्चुअल मशीन है, उसकी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर उसकी तमाम रूल्स, सिक्योरिटी सब आपको मैनेज करनी होती है। कंटेनर के अंदर इट इज़ लाइक अ VM अंडर VM। उसके अंदर आपको लेट से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के वो मल्टीपल छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, जिसके अंदर आप अपनी स्पेसिफिक सर्विसेज होस्ट करवा सकते हैं। इसमें आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई एप्लीकेशन या आपको सिक्योरिटी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल आप अपना प्रोग्राम कोड करिए और यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं कंटेनर में। Azure networking. Virtual network enables Azure resources to securely communicate with each other, the internet and on-premises networks. वर्चुअल नेटवर्क आपका सेम है, जैसे यहाँ फिजिकल नेटवर्क होता है ऑन प्रेमिसेस पे, वैसे ही वहाँ वर्चुअल नेटवर्क होता है। आपको वहीं सेम रूल्स कॉन्फ़िगर करने होते हैं, आपको सेम फायरवॉल पॉलिसीज़ होती हैं, सेम VPN कॉन्फ़िगर करना है आपको। अगर आप ऑन प्रेमिसेस इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, तो आपको वहीं पे वही फायरवॉल रूल्स बनाने होते हैं। कोई इस DMZ कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क आपको, तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
through using the policies. Express route extends your on-premises network into the Microsoft cloud over a private connection facilitated by connectivity provider. तो एक्सप्रेस रूट आपका जो है डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करता है एज्योर से आपके डाटा सेंटर तक थ्रू सम मिड लेवल कनेक्टिविटी प्रोवाइडर, जो एक डायरेक्ट लिंक आपका होता है। जैसे अगर आप किसी एम पी एल एस कनेक्शन है जैसे आपका, जिसमें आई एस पी इन्वॉल्व होती है, डायरेक्ट एंड टू एंड लिंक के लिए आपको इंश्योर करते हैं हाई अवेलेबिलिटी। सिमिलरली वी एक्सप्रेस रूट भी आपके लिए एक समझ लो केबल बिछा दी जाती है आपके डाटा सेंटर से लेकर आपके एज्योर डाटा सेंटर तक, जहाँ पर आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो आपका वीपीएन से फास्ट होता है। अगेन बहुत कॉस्टली होता है और डिपेंड करता है उस रीजन, जिस रीजन में आप सर्विसेज होस्ट कर रहे हैं और आपका डाटा सेंटर है वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। फिर है वीपीएन गेटवे। VPN gateway sends encrypted traffic between an Azure virtual network and on-premises location over the public internet. VPN का वही जैसे आपने नोन हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपके ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर से एज्योर तक एक इंक्रिप्टेड लिंक देगा आपको। वही आप एज्योर गेटवे के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑन प्रेमिसेस फायरवॉल होती है, कोई सी भी फायरवॉल है, सिस्को की फायरवॉल है, जूनिपर की या सोनिक फायरवॉल कोई भी अवेलेबल है। इस तरह एज्योर की अपनी फायरवॉल का नाम है जो वीपीएन गेटवे है बेसिकली, जो वीपीएन और डेडिकेटली वीपीएन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वीपीएन गेटवे उसमें आप कनेक्शन बनाते हैं, उसमें आईपी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं उसका, और टनल के पैरामीटर्स बेसिक डालकर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थर्ड है एज्योर डीएनएस, host DNS domains that provides name resolution by using Microsoft Azure infrastructure. DNS सर्विस है Azure की जिसमें आप तमाम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, आपके जोन्स बना सकते हैं और DNS नेम रेजोल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सिमिलर टू ईयर ऑन प्रेमिसेस DNS सर्वर। दिस इज अगेन माइक्रोसॉफ्ट प्रोप्राइटरी सर्विस है Azure DNS for services hosted on Azure। फिर है Azure Storage, Azure Blob Storage, a massively scalable object for text and binary data। बेसिकली ये 5 टाइप की Azure स्टोरेजेस हैं जो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे ब्लॉब है, ब्लॉब जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, इसके अंदर आप कोई इमेजेस, कोई टेक्स्ट डाटा, कोई अपनी फाइल्स कॉन्फ़िगर रख सकते हैं जो कि एप्लीकेशन में कॉल करवाने के लिए। लेट से आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करी है और आप चाहते हैं वहाँ पर कैशिंग करवाना, आपकी वेबसाइट यूरोप में चल रही है और आप अभी बैठे हुए हैं लेट से पाकिस्तान में, तो आप अपने नियरेस्ट रीजन में कैश करवा सकते हैं तो तमाम फाइल्स थ्रू ब्लॉब स्टोरेज। तमाम डाटा आप ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर करेंगे और CDN कॉन्फ़िगर कर देंगे उसके ऊपर, ताकि आपके पास जो यूज़र्स यूरोप से दूर हैं या आपके पाकिस्तान रीजन में बैठे हुए हैं उनको एक्सेसिबल हो फास्ट। फिर है एज्योर फाइल्स, मैनेज फाइल शेयर्स फॉर क्लाउड और ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट। इसके अंदर बेसिकली जैसे आपका सिंपल ये NFS शेयर का काम करता है, NFS शेयर का, नेटवर्क फाइल सिस्टम का। लेट से आपको शेयर चाहिए एक फाइल शेयरिंग के लिए, तो आप एक इसमें सिंपल शेयर बनाएंगे और अपनी फाइल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पे माउंट करवा सकते हैं। ईदर इट कुड बी योर विंडोज़ और लिनक्स, दोनों को हो सकती हैं। विंडोज़ पे लगाना चाहते हैं विंडोज़ पे माउंट करवा दें, लिनक्स पे माउंट करवाना चाहते हैं लिनक्स पे माउंट करवा सकते हैं। ये आपका फाइल सर्वर के लिए भी काम करा जा सकता है कि फाइल सर्वर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो एज्योर फाइल सिंक के थ्रू ऑन प्रेमिसेस के साथ सिंक करवा सकते हैं इसको। फिर है एज्योर क्यूज़, a messaging store for reliable messaging between application component। क्यूज बेसिकली काम करता है, लेट से आपका दो एप्लीकेशन चल रही हैं, दूसरी एप्लीकेशन A एंड B, एप्लीकेशन A से 4 पैकेट एक साथ सेंड हो रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन B जो है आपका 4 पैकेट एक साथ कैटर नहीं कर सकता, दो पैकेजेस को या 2 पैकेट्स को एक वक्त में हैंडल कर सकता है। तो बाकी जो 2 पैकेट हैं वो किसी जगह तो स्टे करने चाहिए, अदरवाइज चारों पैकेट आ गए तो डिस्कार्ड हो जाएंगे 2 पैकेट। तो वो क्या कर रहे हैं, क्यू यूज़ होता है कहीं बीच में प्रोसेसिंग के लिए, बीच में हेल्ड करने के लिए, आपका कहीं पर रखने के लिए। तो क्यू बेसिकली बीच का काम करती है, मीडियोकर का काम करती है आपकी एप्लीकेशन A से एप्लीकेशन B के लिए।
वो एक टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पे काम कर रही होती है। फिर है टेबल, a NoSQL store for schema-less storage of structured data। अगेन ये डेटाबेस के लिए है, डेटाबेस क्यूरीज आपका सेव करने के लिए, डेटाबेस का डाटा को स्टोर करने के लिए टेबल्स है। लास्ट में है एज्योर डिस्क, एंड एज्योर मैनेज डिस्क इज़ अ वर्चुअल हार्ड ड्राइव, वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो एज्योर डिस्क आपका जैसे वीएम में जो डायरेक्टली अटैच हुई हुई डिस्क होती है, उसमें इसमें मल्टीपल हैं, प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव भी है, स्टैंडर्ड एसएसडी भी है। तो ये आपका ओएस डिस्क होती है बेसिकली, ओएस डिस्क या ओएस के साथ फिर डाटा डिस्क है ये। तो इस कोर्स में जनरली हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम वर्क करेंगे और पढ़ेंगे, ब्लॉब है, फाइल्स है, एंड डिस्क है। क्यूज एंड टेबल्स इस कोर्स का पार्ट नहीं है। Azure Security, Azure Security Center, a cloud workload protection solution that provides security management and advanced threat protection across hybrid cloud workloads। ये Azure का क्लाउड सिक्योरिटी सोल्यूशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ऑन प्रेमिसेस वर्कलोड के लिए भी और क्लाउड बेस्ड वर्कलोड के लिए भी। ये सिंपल आपको सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल है जो आपको आपके नेटवर्क में जो भी अनमलीज हैं, आपके नेटवर्क में कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, आप कोई अटैक है या कोई अनप्रोटेक्टेड एप्लीकेशन या सर्विस रन हो रही है, उस तमाम की आपको विजिबिलिटी देता है। उसको कैसे आपको रेमेडिएट करना है और कैसे आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, वो तमाम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है एज़्योर सिक्योरिटी सेंटर। वो एक बड़ी बिग पिक्चर आपको बनाकर दे देगा आपके नेटवर्क की, कि आपके नेटवर्क में ये सर्विसेज चल रही हैं, इसमें ये लूप होल्स हैं, ये सर्विसेज पैच करने की ज़रूरत है या प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड वर्कलोड दोनों पे चल सकता है। आप खाली एज़्योर की सिक्योरिटी सेंटर की सर्विसेज भी प्रोविज़न या होस्ट कर सकते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस वर्कलोड के लिए। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज ग्रुप्स फॉर सिक्योरिंग एज़्योर सर्विसेज। ये है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, बहुत इसेंशियल है, आपको लेयर 3 की सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपकी स्पेशली वर्चुअल मशीन्स के लिए, कि रूल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कौन सी पोर्ट्स अलाउ हैं, कौन सी पोर्ट अलाउ ब्लॉक होनी चाहिए, किस आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, वो रूल्स मल्टीपल वीएम्स के ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी इंटरफेसेस। फिर है एज़्योर फायरवॉल, a managed cloud-based network security service that protects your virtual network resources। ये सेम आपका फायरवॉल है एज़्योर की अपनी, जो जैसे आपके ऑन प्रेमिसेस पे सिस्को की, जुनिपर की, किसी की फायरवॉल है, सेम आपकी एज़्योर की फायरवॉल है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपके कंप्लीट क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के लिए। अगेन ये सेपरेटली चार्ज है, कम्प्लीटली मैनेज्ड है आपकी, और इसके अंदर आप नेटवर्क रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये लेयर 7 तक प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर तक प्रोटेक्ट करती है एज़्योर होस्टेड सर्विसेज को। फिर है एज़्योर डीडोस प्रोटेक्शन कंबाइंड विद एप्लीकेशन डिज़ाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट डीडोस अटैक्स। ये डीडोस प्रोटेक्शन की सर्विसेज है एज़्योर की जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज़्योर रिलेटेड वर्कलोड के लिए। फिर है एज़्योर मॉनिटरिंग। एज़्योर मॉनिटरिंग में मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन उसमें मेन कंपोनेंट दो हैं, मैट्रिक्स और लॉग्स। दो तरह के आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, दो तरह के आपके कैटेगरी पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप मॉनिटर कर सकते हैं। मैट्रिक्स में बेसिकली ग्राफ्स होंगे आपके, लॉग्स में आपका टेक्स्ट डाटा होगा या लाइन आइटम्स होंगे आपके बेसिकली, कि ऑडिटिंग जैसे ऑडिट लॉग्स होती हैं आपकी। मैट्रिक्स में आपका सारा ग्राफिकल डाटा होगा, उसमें आप पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सीपीयू है और कौन सी रैम के लिए किस टाइम में आपको मॉनिटर करना है। आपकी एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एज़्योर रिसोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, एज़्योर टेनेंट या कोई कस्टम सोर्सेज है, सबकी मॉनिटरिंग आप इन दो सर्विसेज को यूज़ करके कर सकते हैं। इसको आप और एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीपल लेवल के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जैसे इनसाइड मींस एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं
वीएम के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, उन तमाम सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हैं। एंटीवायरस कोई चल रहा है, कौन ऑथेंटिकेट करवा रहा है, या एप्लीकेशन के अंदर कोई कोडिंग को आपको मॉनिटर करना है, कंटेनर के अंदर रनिंग सर्विसेज को मॉनिटर करना है। ये तमाम सर्विसेज एप्लीकेशन के या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाकर आप मॉनिटर कर सकते हैं। फिर है विजुअलाइज। आपने डाटा तो गैदर कर लिया, आपने वीएम से डाटा निकाल लिया, अब आपको देखना है डाटा, आपको एनालाइज करना है। आप कैसे करेंगे? तो आपको बेसिकली सबसे पहले तो डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है आपको बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट। फिर है आपका व्यूज़, फिर है आपका पावर बीआई। पावर बीआई आपका माइक्रोसॉफ्ट की अपना बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जिसके साथ आप इसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में मॉनिटर करने के लिए। वर्कबुक, अगेन आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्कबुक्स के अंदर। फिर है आपका मैट्रिक एनालिसिस, लॉग एनालिटिक्स। आप मैट्रिक एनालिटिक्स के अंदर आप अगेन ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको एनालाइज करवा सकते हैं। लेट से कंपेयर करवाना है आपको मल्टीपल रिसोर्सेज का या डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स के ऊपर आपको डाटा मॉनिटर करना है कि किस टाइम में क्या परफॉर्मेंस थी वीएम की या एप्लीकेशन की और अब क्या है उसकी, तो मॉनिटर कर सकते हैं। सेम विद लॉग एनालिटिक्स, लॉग्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं उसकी बेसिस के ऊपर। ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट से आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कि मेरी वीएम 80% जैसे सीपीयू पे चली है, आपने स्केल सेट कॉन्फ़िगर करा हुआ था, उसमें के थ्रू आप ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा वीएम एक और। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्केल सेट के लिए या आपकी ऑटो स्केलिंग के लिए। लास्ट में है इंटीग्रेट। आप इसको इंटीग्रेट भी करवा सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी, जैसे एक्सपोर्ट अगर एपीआईज करनी है आपको या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन करनी है। सेकेंडरी है लॉजिक एप्स। आप उसको एप्लीकेशन में किसी लॉजिक के थ्रू, लेट से आपको कि फंक्शन ट्रिगर करवाना है आपको कि अगर ये वाली अलर्ट जनरेट हो जाए, यूज़र ए ने अगर लॉगिन करा है तो फ़ौरन इसको ईमेल जनरेट कर दो या कोई भी प्रोग्राम रन कर दो उसकी बेसिस के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हैं इस पर। ओके, फिर है एज्योर सपोर्ट। एज्योर सपोर्ट मल्टीपल टाइप्स की हैं, बेसिक, डेवलपर, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, डायरेक्ट और प्रीमियर। बेसिक अवेलेबल टू ऑल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अकाउंट्स, डेवलपर ट्रायल एंड नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वर्कलोड एनवायरनमेंट्स, प्रोफेशनल डायरेक्ट बिजनेस क्रिटिकल डिपेंडेंसीज, प्रीमियर all Microsoft product including Azure substantial dependencies across multiple products। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊंगा पोर्टल पे। ये मल्टीपल प्लान्स हैं, अगर आप देखें बेसिक है, डेवलपर है, स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल डायरेक्ट है और प्रीमियर है। डिफरेंस क्या है इनमें? बेसिक सबसे पहले देखें फ्री ऑफ चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है इसके। अगर आप यहाँ नीचे देखें इसके कोई प्राइसिंग नहीं है, फ्री है बेसिक। तो बेसिक में आपको जनरल सपोर्ट मिलती है, 24/7 एक्सेस टू बिलिंग, सब्सक्रिप्शन आपको है। उसमें आप एडवाइज़र अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का एडवाइज़र, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको रिकमेंड करता है कि कोई सर्विस, लेट से कोई सर्विस आपका रूल इनेबल्ड है, वेब लेट से आपने कोई पोर्ट पब्लिश करी हुई है और एक्सपोज हुई हुई है इंटरनेट पर, एडवाइज़र आपको बोलता है कि ये पोर्ट अलाउ नहीं होनी चाहिए, आपने स्किल सेट कॉन्फ़िगर नहीं करता, तो एडवाइज़र आपको रिकमेंड करता है कि स्किल सेट कॉन्फ़िगर करें फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे जब हम आगे के लेक्चर्स में मूव करेंगे। फिर ये एक्सेस टू पर्सनलाइज सर्विस, हेल्थ एंड डैशबोर्ड है, लेकिन इसमें टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। ये टोटल फ्री सर्विसेज जो अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की उसके अंदर है, आप माइक्रोसॉफ्ट से हेल्प नहीं ले सकते इसके ऊपर। फिर है डेवलपर, उसमें जो है आपको बिजनेस आवर्स, एक्सेस टू सपोर्ट, इंजीनियर वाई ईमेल, ये तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। 8 आवर्स का SLA है इसके अंदर, बिजनेस आवर्स का जनरल गाइडेंस है और इसकी कॉस्ट है $29 पर मंथ। फिर है आपका स्टैंडर्ड में तमाम ये सर्विसेज अवेलेबल इंक्लूडिंग है जो आपकी भी डेवलपर में है। एडिशनली इसमें है 24/7 एक्सेस टू सपोर्ट इंजीनियर टू ईमेल वाया ईमेल एंड फ़ोन, 24/7 आपका अवेलेबल है। मिनिमल इम्पैक्ट है ये, मॉडरेट, डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी।
आपका ये जो है SLA है, लेस देन 1 आवर तक। अगेन इसकी कॉस्ट फिर ज़्यादा है, $100 पर मंथ। सेम प्रोफेशनल डायरेक्ट स्टैंडर्ड की तमाम सर्विसेज इंक्लूड हैं इसके अंदर। और इसमें एडिशनली जो फिर कंपोनेंट ऐड हैं, आर्किटेक्चरल गाइडेंस बेस्ड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑनबोर्ड सर्विस, रिव्यूज, एज्योर एडवाइजर, एज्योर इंजीनियर लेड वेब सेमिनार्स, सब लाइक आपको ट्रेनिंग्स होंगे, सेमिनार्स होंगे। प्रो डायरेक्ट डिलीवरी मैनेजर आपको गाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। देन अगेन उसकी कॉस्ट फिर उसी हिसाब से है, $1000 पर मंथ। आगे मैक्सिमम लेवल है प्रीमियर, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की तमाम सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। लेट्स से O365 लिया हुआ आपने, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर चला रहे हैं या कोई और माइक्रोसॉफ्ट सर्विस होस्ट करी हुई है, तो उस तमाम सर्विसेज की इसके अंदर कवरेज है। बट अगेन इसका पे लेस देन 1 आवर और लेस देन 15 मिनट्स आपका SLA हो जाता है इसका। और इसके लिए अगेन आपको माइक्रोसॉफ्ट से डिटेल्स लेनी होगी। इसमें बाकी तमाम से और दूसरी कंपोनेंट्स ऐड हैं, एज्योर इंजीनियर लेड वेब सेमिनार, ऑन डिमांड ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। टेक्निकल अकाउंट मैनेजर, डेजिग्नेटेड टेक्निकल अकाउंट मैनेजर को डेडिकेट कर दिया जाएगा, एक अकाउंट मैनेजर जो आपको सपोर्ट करेगा इसमें। फिर एज्योर इवेंट मैनेजमेंट, बाकी सिमिलर सर्विसेज। तो ये कांटेक्ट करेंगे आप तो इस पर एक्टिव करवा सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने बेसिक सर्विसेज देखी हैं एज्योर की, बाकी हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे ही हम हैंड्स ऑन करेंगे, इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर हैंड्स ऑन होगा। उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना एज्योर का पहला लैब बेस्ड लेक्चर। खुदा हाफिज़।